चौपाल देखने वाला सबला दर्शका ने राम राम सा। भाई आज की चौपाल की चर्चा को विषय है विधिक जागरूकता और महिलावां। कई बार महिलावां ने अपने अधिकार और कानून के बारे में जानकारी नहीं होवे है तो भी इन्हें कई परेशानी को सामना करना पड़े हैं। चाहे आप घर में हो, आप दफ्तर में हो या आप कोई खेतीबाड़ी या मजदूरी को काम कर रही हो, तो अपना अधिकार के बारे में आपने जानकारी होनी चाहिए। आपके लिए कौन कौन सा कानून बनेड़ा है बी के बारे में अगर आपने जानकारी नहीं है तो कई बार ऐसा हो जावे है कि भाई आपने सम्मान में कोई कमी आ सके है, आपके साथ आपका अधिकारों को हनन हो सके है या आपके साथ कोई भेदभाव हो सके, चाहे वो मजदूरी ने लेकर हो सके है या कामकाज से लेकर हो सके है। महिलावां अगर अपने घर में ही है तो बी के साथ कई बार घरेलू हिंसा को भी शिकार हो सके और ई के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारा कानून बनेड़ा है। अगर जानकारी नहीं है तो आपा नुकसान उठा सका। इले ही आज की चौपाल में आपा चर्चा कर रहा है विधिक जागरूकता और महिलावां के बारे में। और चर्चा करने के लिए पधारी हैं डॉक्टर लता श्रीमाली जी, जो कि उप निदेशक विधि शासन सचिवालय से हैं। लता जी था को बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। जी कि आज की चर्चा को विषय आपने रखी हुआ है कि विधिक जागरूकता और महिलावां। तो महिलावां ने अपनी विधिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, लेकिन कई महिलावां ऐसी हैं जिन्हें विधिक का मतलब ही नहीं पता है। तो एक आसान शब्द में आप विधिक जागरूकता ने किया समझ सका? जहाँ तक नारी की बात है तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में नारी को शक्ति का दर्जा दिया गया है। वेद और उपनिषद में भी नारी को प्रधानता दी गई है। आदि शंकराचार्य ने अपने सौंदर्य लहरी के प्रथम श्लोक में कहा है कि शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम न च देवम देवो न खलु कुशलंदुतुमपि। यानी अगर शिव और शक्ति ये अलग अलग हैं और अलग अलग ना हो कि अगर शिव शक्ति के साथ जुड़ते हैं तो वह प्रबल हो जाते हैं और शक्ति के बिना शिव भी शव के समान है। तो आदि दुनिया जो भारत की है उनको जहाँ तक हम विधिक जागरूकता की बात करते हैं तो जहाँ तक गाँव में जो रह रही हैं महिलाएं वो चूँकि शिक्षित कम हैं, इसलिए उन्हें एक तो विधिक जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। विधिक जागरूकता से मतलब है कि सरकार ने जो हमारे लिए कानून अधिनियम नियम जो बनाए हैं उनके लिए हमें कितना ज्ञान है, हमें कितनी नॉलेज है, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं होगी तो हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो शहरों में तो जहाँ तक देखा जाए जो LLB पढ़ी हुई महिलाएं हैं उन्हें तो बहुत अच्छा नॉलेज है, वो अपने अधिकारों के प्रति लड़ सकती हैं। लेकिन जो LLB के अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो महिलाएं उन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं है कानून का, और जो गांव में रहने वाली महिलाएं हैं उन्हें कानून का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। जबकि सरकार जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं, पर चूँकि विधिक जागरूकता यानी विधि का ज्ञान होना वो ज्ञान नहीं है, इसलिए महिलाएं हैं वो अपने अधिकारों का जो उपयोग करना चाह सकती हैं कर सकती हैं वो उतना अधिक उपयोग नहीं कर पाती हैं। तो आप यूँ कह सका कि जो भारत में महिलावां हैं वो विधिक के प्रति कई तो महिलावां ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं वो जागरूक हैं, और कई महिलावां जो है जो निरक्षर है जिन्हें ज्ञान को अभाव है वो ई के प्रति सचेत नहीं है, जागरूक नहीं है। तो मतलब भारत में बहुत आप यूँ कह सका कि बहुत बड़ो अंतर नहीं है कि कई महिलावां ने ज्ञान है और कई ने नहीं है, लेकिन जिन महिलावां ने ज्ञान नहीं है उनके लिए आज की खासी चौपाल है। और आपसे जानना चाहा कि ऐसा कौन कौन सा कानून महिलावां के लिए बनेड़ा है जिससे महिला सशक्त हो सके और अपना अधिकारों को हनन होबा से बचा सके। बहुत समय से जो महिलाओं के साथ साथ प्रॉब्लम्स आती रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए सरकार ने समय समय पर उनके लिए कानून बनाए हैं और उनमें समय समय पर संशोधन भी किया, अमेंडमेंट्स करती रही है गवर्नमेंट। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, उसमें महिलाओं को परिवार में जो संपत्ति है पैटर्नल प्रॉपर्टी है, पिता की संपत्ति में से बराबर का राइट है लेने के लिए। यदि कोई महिला अविवाहित है या विडो बहू है तो वो उसको निवास में रहने का अधिकार, साथ में संपत्ति को प्राप्त करने का भी अधिकार है। पहले सिर्फ निवास का अधिकार था, लेकिन बाद में अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट के तहत अब उन्हें संपत्ति में बराबर प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी का भी अधिकार है। और जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात आई तो बराबर का अधिकार है। उसमें अगर हम देखते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें यदि किसी वुमेन है उसकी तलाक की अर्जी चल रही है तो वो तलाक की अर्जी से के समय हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत
मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकती है और मेंटेनेंस अपना भरण पोषण है वो प्राप्त कर सकती है। यदि तलाक हो चुका है तो तलाक सेक्शन 25 है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसके तहत वो स्थायी रूप से मेंटेनेंस है वो प्राप्त कर सकती है। अगर नौकरी में है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, और अगर नौकरी में नहीं है तो उनके भरण पोषण के लिए वो अपना मेंटेनेंस का न्यायालय से अर्जी दायर करके और प्राप्त कर सकती है। ऐसे ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, दंड प्रक्रिया संहिता, उसकी धारा 125 के तहत भी वो भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती है। मैं आपको एक और बताना चाहूँगी पूजा जी कि जैसे गाँव के अंदर वुमेन को बहुत ज़्यादा ऐसे बोला जाता था कि डायन है, चुड़ैल है, या कुछ भी इस तरह का वर्ड, अगर बीमार हो जाती थी तो डायन कह के उसको संबोधित किया जाता था कि इसके अंदर तो डायल चुड़ैल आ गई हैं। तो राजस्थान सरकार ने 2015 में एक एक्ट लाए, राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015। उसके तहत अगर किसी वुमेन को डायन बोला जाता है या चुड़ैल बोला जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है और उसे 1 साल से अधिक की सजा का भी मिल सकती है। जी हाँ, कि लता जी ने अभी बताया कि अपना कई बार गांव में ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ चली आ रही हैं जिनमें महिला ने प्रताड़ित किया जावे और गलत गलत शब्दा को संबोधन दे, तो ई के लिए भी अपनी सरकार की तरफ से एक अधिनियम बने हुए हैं जिसके जरिए अगर आप ऐसे महिला ने गलत शब्दा से संबोधित करो तो आप दंड को अधिकारी हो सको हो और के लिए आपने कुछ जुर्मानों भी देना पड़ सके। और आपने एक बहुत ही चौकी बात बताई कि अगर महिला है तो भी ने अपने भरण पोषण को अधिकार है, चाहे वो विधवा महिला हो या डिवोर्स भी को हो रही है या भी वो अपने टाबरा के साथ नहीं रह रही है तो अपनी पैतृक संपत्ति में भी को अधिकार हो सके है। ई के लिए भी सरकार के लिए तरफ से एक अधिनियम बनेड़ो है। जब आप बात कर रहा घरेलू महिला की, जो एक महिला घर में रह रही है, बहुत ही प्यार से अपना घर को काम कर रही है, अवैतनिक काम कर रही है, मतलब बिना आपने कोई भी वेतन लिया आप घर को पूरा काम करा, फिर भी वी के साथ दुर्व्यवहार हुए हैं जिन्हें आप घरेलू हिंसा की परिभाषा में रखा हम, तो बी के लिए सरकार की तरफ से कौन कौन सा प्रयास किया जा रहा है कि ऐसी महिलाओं की सुरक्षा भी हो सके है। जो महिलाएं घर पर रहती हैं उनके साथ अगर दुर्व्यवहार होता है, चाहे वो पुरुष के द्वारा हो चाहे किसी स्त्री के द्वारा, वो जैसा भी दुर्व्यवहार है वो घरेलू हिंसा के तहत आता है। तो एक बार श्रीमाली जी आप भी बता दो कि घरेलू हिंसा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सके हैं, कि सिर्फ मारबो पीटबो ही घरेलू हिंसा में आवे है या मानसिक प्रताड़ना या आर्थिक प्रताड़ना? घरेलू हिंसा में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक चारों तरह का अगर दुर्व्यवहार हो, सामाजिक रूप से भी अगर दुर्व्यवहार हो तो घरेलू हिंसा के रूप में आता है। तो उसमें न केवल पुरुष के द्वारा हिंसा की जाती है वो भी आएगा, और किसी स्त्री के द्वारा स्त्री के साथ अगर हिंसा की जाती है तो वो भी घरेलू हिंसा के तहत आता है। तो वो जिसके साथ वुमेन के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहा है, वो चाहे तो खुद, चाहे उसका पड़ोसी, चाहे उसका कोई रिश्तेदार, कोई भी आदमी है, वो न्यायालय में आवेदन कर सकता है। और न्यायालय में आवेदन के लिए इसमें किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, वो चाहे तो वो महिला खुद जाके उसमें अपना घरेलू हिंसा के लिए आवेदन कर सकती है और न्यायालय से अपने संरक्षण की, उस मकान के अंदर रहने की या पाबंद करने की, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाए। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे जो वृद्ध महिलाएं हैं जो घर में रहती हैं, आजकल ये बड़ी प्रॉब्लम है कि उनकी सेवा करने के समय बेटा बहू है उनको घर से निकाल लेते हैं। तो ऐसे समय में उसके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि यार घर पर रहती हैं तो प्रताड़ित होती हैं, घर से बाहर है निकाल लेते हैं तो उसको भरण पोषण की प्रॉब्लम होती है। तो वो वृद्ध महिला है, वो वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम बना हुआ है, उसके तहत कलेक्टर के यहाँ पर आवेदन कर सकती है कि मेरे बेटे बहू के द्वारा मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कलेक्टर है वो उन्हें पाबंद कर सकता है कि आप इनकी सेवा करें, इन्हें घर से नहीं निकालेंगे। फिर भी अगर वो सेवा नहीं करते हैं, उन्हें घर से निकालने या दुर्व्यवहार करते हैं तो उसे 3 माह की सज़ा और 5,000 रुपये तक का जुर्माना वो कलेक्टर पाबंद कर सकता है और उस सज़ा का प्रावधान भी है। तो ये घर में जो रहने वाली महिला है, वृद्ध महिला, उनके लिए मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा अधिनियम है, वो राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने
ये अधिनियम बनाया है। जी, तो महिलाओं की सुरक्षा, चाहे वो आपने सही उम्र में है या वृद्धावस्था में है, तो उनके लिए भी सरकार की तरफ से कानून है। अगर कोई वृद्ध महिला है अपना घर में और बीका भरण पोषण की जिम्मेदारी बीका बेटा बहू या बेटी की है और वो इस जिम्मेदारी से इनकार कर दें या बिन्हें घर से बेदखल कर दें, तो ऐसे में महिला शिकायत दर्ज करा सके हैं न्यायालय में और आपनो अधिकार ले सके हैं भी घर में रहबा को और सही तरीके से भरण पोषण प्राप्त करवा को। जी कि घरेलू हिंसा की बात हुई और कई बार वृद्ध महिला की अभी आपने कानून बताया, तो आप कठे जार शिकायत कर सका और शिकायत करवा को जरियो काई हो सके है। वृद्ध महिलाओं के लिए तो मैंने जैसा अभी आपको बताया कि कलेक्टर के यहाँ शिकायत दर्ज होगी। जैसे जयपुर में रहने वाली महिला है, उसके साथ अगर दुर्व्यवहार होता है और बेटा बहू उसके संरक्षण के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, घर से निकाल देते हैं, तो जयपुर के जो जिला कलेक्टर हैं उनके यहाँ वो आवेदन कर सकती है। और वो कलेक्टर है, वो जैसा मैंने आपको बताया कि 3 माह की सजा और 5,000 रुपये तक का जुर्माना वो अधिरोपित कर सकते हैं। और घरेलू हिंसा के मामले में अगर कोई बेटी है जिसके बाल विवाह के लिए ज़बरदस्ती की जा रही है या कोई महिला है बिना प्रजनन के लिए उत्साहित किए जा रहे हो कि बेटो ही है या गर्भपात किया जा रहा है, तो ऐसे में जब घरेलू हिंसा हो रही है या दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, तो कठे आपा शिकायत कर सका। दहेज के लिए तो IPC की धारा है 498A, उसके तहत वो न्यायालय में परिवाद दायर कर सकती है, FIR लॉन्च करवा सकती है कि मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, तो 498A के तहत है वो कार्रवाई होगी और आगे जैसे फर्दर है वो जो भी सज़ा का प्रावधान है वो होगा। लेकिन जहाँ आपने वो प्रजनन वाला बताया, तो इसके लिए भी एक एक्ट बना हुआ है कि आप पहले है इसकी जांच नहीं कर सकते हैं और अगर किसी को मजबूर किया जाता है या वो किया जाता है तो वो न्यायालय में इसका आवेदन कर सकती है। तो मतलब कोई भी परेशानी अगर महिला के साथ जोर ज़बरदस्ती भी हो रही है तो उन सब चीज़ों के लिए अलग अलग शिकायत केंद्र बनेड़ा है, आप भटे जाकर शिकायत दर्ज करा सको और बी को जल्दी से जल्दी निवारण करवा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जब घरेलू हिंसा की बात हुई तो आजकल कई महिलाएं ऐसी हैं जो घर से बाहर निकलकर काम पर जावे हैं, यानी कार्यस्थल पर अगर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है या बिना अपमानित किए जावे है या बिना समान वेतन को अधिकार नहीं मिल रहे है, तो भी के लिए कौन कौन सा कानून बनेड़ा है। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया पूजा जी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजस्थान में एक भंवरी देवी थी, तो 1997 में उन्होंने बाल विवाह रुकवाने के लिए कठोर कदम उठाए थे, तो उससे नाराज होकर कुछ लोगों ने उनके साथ गैंग रेप किया था जी। और वो अपने अधिकारों के लिए खुद नहीं लड़ पा रही थी क्योंकि पोजीशन ऐसी थी, तो कुछ लोगों ने एक समूह बनाया जिसे उन्होंने विशाखा नाम दिया। वो विशाखा नाम के समूह ने सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए कि जो कामकाजी महिलाएं हैं, कार्यस्थल पर जो महिलाएं हैं, उनका यदि यौन उत्पीड़न होता है, टीजिंग होती है, उन्हें फप्तियाँ कसी जाती है, किसी भी तरह का यौन दुर्व्यवहार होता है, तो इसके लिए आप अधिनियम और नियम बनाएं। तो इसके लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम 2013 बनाए गए और इसी के तहत नियम बनाए गए। तो कोई भी महिला जो कार्यस्थल पर काम कर रही है, वो उसके साथ यदि इस तरह का कोई दुर्व्यवहार होता है तो वो खुद भी आवेदन कर सकती है, उसका कोई पड़ोसी भी कर सकता है, उसका सहकर्मी भी कर सकता है और वो खुद भी आवेदन कर सकती है। तो यहाँ पर प्रत्येक जो कार्यस्थल है उनमें एक कमेटी का गठित होना आवश्यक है इस एक्ट के तहत, जिसे विशाखा समिति भी कहते हैं और आंतरिक शिकायत निवारण समिति भी कहते हैं। तो उसमें जो सीनियर मोस्ट वुमेन होती है वो उसकी चेयरमैन होती है और एक NGO का मेंबर होता है, 2-3 अलग महिला और एक पुरुष मेंबर, ऐसे करके कमेटी गठित होती है। तो अगर कोई घटना इस तरह की कोई घटित होती है, चाहे वो बाहर का आदमी हो, कार्यस्थल से बाहर का आदमी आकर भी कोई दुर्व्यवहार करता है और वहाँ का अगर कोई दुर्व्यवहार है, तो वो महिला है वो घटना घटित होने के 3 माह के अंदर 6 प्रतियों में एक अपनी एप्लीकेशन है वो विशाखा कमेटी के समक्ष रख सकती है। अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित है मानसिक रूप से और वो चाहे तो वो लीव सैंक्शन करवा सकती है 3 महीने की लीव। वो 3 महीने की लीव है वो उसे जो दूसरी छुट्टियां मिल रही हैं CLPL उनसे अतिरिक्त होगी। हाँ जी। तो फिर आप जैसे वो आवेदन करती हैं और विपक्षी जो है उसको 7 दिन के अंदर
जवाब देने के लिए कहा जाता है। आप जैसे अपना कार्यस्थल पर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ रहे, इसके लिए सबसे पहले तो ये प्रयास किया जाता है कि दोनों का आपस में सेटलमेंट हो जाए, जिससे वो कार्यस्थल पर एक सौहार्दपूर्ण प्रेम भरा वातावरण बना हुआ रह सके। लेकिन ये सेटलमेंट है वो मॉनिटरी नहीं होना चाहिए। तो दोनों के बीच अगर सुलह हो जाती है तो ठीक है, नहीं सुलह होती है और ये पाया जाता है कि जो किसी ने वाकई दोषी है, तो सर्विस रूल्स में जो कदाचार की परिभाषा है, उस कदाचार की परिभाषा के तहत आंतरिक शिकायत समिति है वो पदोन्नति रोकना, इंक्रीमेंट रोकना, भर्त्सना या चेतावनी देकर उसे छोड़ देना, इवन यहाँ तक सेवा से बर्खास्त करने तक का भी प्रावधान है। हाँ जी। तो उसके अगर ये पाया जाता है कि वो दोषी नहीं है तो उसकी रिपोर्ट बना के विशाखा कमेटी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के एचओडी हैं उन्हें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मैं आपको ये बताना चाहूँगी पूजा जी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो है ये डायरेक्शंस, उसके तहत सभी जगह, चाहे वो गाँवों के अंदर फैक्ट्री है, चाहे गाँव के अंदर जो महिलाएं काम कर रही हैं, ये अपनी खदानों में जहाँ काम कर रही हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रही हैं, तो वहाँ पर भी विशाखा कमेटी गठित होना जरूरी है। हाँ, और अगर गठित नहीं होती है तो 50,000 रुपये तक का जुर्माना नियोक्ता पर अधिरोपित किया जा सकता है। और मतलब जो संस्था पर आप जुर्माना लगा सकते हैं। और जो मतलब अगर विपक्षी है वो चाहे तो उसकी अपील है वो कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में कर सकता है। तो ये जो गाँव में भी कामकाजी महिलाएं हैं उन लोगों के लिए खान में जो काम कर रही हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी सुविधा दी। हाँ जी। लता जी बहुत ही चौखी बात बताई कि अगर आपने साथ कार्यस्थल पे कोई दुर्व्यवहार है तो एक विशाखा कमेटी गठित की जावे है जिसमें आप अपनी शिकायत दर्ज करा सका और असहनीय हो गयो है बटे आपनो काम करनो तो सवेतनिक अवकाश भी आपने 3 महीने को मिल सके है कि 3 महीना के अंदर जो भी आपकी समस्या है बिको हल निकाल दियो जावेगो और फिर आप दोबारा से बटे काम कर सको। जब अपन ग्रामीण महिलावा की बात करा तो बहुत सारी सुविधावां भी महिलावा ने मिलनी चाहिए, चाहे शहरी हो या ग्रामीण हो। कई बार धात्री महिलावां हैं जो अपना मजदूरी को काम करी हैं और जिया कि अभी आपने बताया कि खदान में काम करी हैं, तो ऐसे में बी के टाबर की देखभाल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए क्योंकि नवजात है या स्तनपान के लिए भी ने समय देना ज़रूरी है या बी के स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई परेशानी हो गई तो भी ने अवकाश मिलना चाहिए। तो ऐसी भी कोई सुविधा पक्की करी गई है कि भाई इतनी तो छुट्टी अपनी महिलाओं ने मिलनी ही चाहिए। जितनी भी सरकारें आई हैं वो महिलाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रही हैं, इसीलिए उन्होंने उनकी सुविधाओं को देखते हुए दिन प्रतिदिन उनके लिए नए नए कानून बनाए हैं। उन कानूनों में पहले 3 माह का अगर बच्चा पैदा होता था तो 3 महीने का लीव प्रसव के बाद आपने 3 महीनों का अवकाश, वो उसको बढ़ाकर राज्य सरकारों ने 6 महीने का लीव का प्रावधान किया है। तो 6 महीने की लीव तो मेडिकल लीव मिलती है। उसके अलावा आपको अभी नया नोटिफिकेशन निकला है 2-3 साल पहले, उसमें 18 साल तक का कोई बच्चा होता है तब तक माँ उसके पालन पोषण के लिए 2 साल तक लीव ले सकती है। वो 2 साल की लीव अंतराल पर कभी कभी जो भी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे करके वो अंतराल पर ली जा सकती है। और न केवल महिलाएं, यहाँ तक कि पुरुषों को भी पैटर्निटी लीव मिलती है 15 डेज़ की, 15 दिवस का अवकाश मिलता है, तो वो भी ली जा सकती हैं। और महिलाओं को तो इवन जैसे उनके जो क्रैच बने हुए होते हैं, जैसे गांव की महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं खदानों में, फैक्ट्रीज में काम कर रही हैं, तो उनको क्रैच में जाने के लिए छूट भी देना, इस तरह की कई सारी सुविधाएं हैं जो सरकार की तरफ से दी जा रही है। ऐसी महिलावां जो सरकारी संस्थान में काम कर रही हैं उनका टाबरा की देखभाल के लिए यानी CCL करके एक लीव मिले हैं, जो आपको टाबर अगर 18 साल तक नहीं हो गया है तो भी के लिए 2 साल को आपको अवकाश मिल सके है, वो भी सवैतनिक है और आप अंतराल के साथ वो अवकाश ले सको। और जहाँ की प्रसव के बाद तो 6 महीना की छुट्टी अपनी महिलावा ने मिले ही है, क्योंकि सरकार की तरफ से आई सुनिश्चित किए जावे हैं कि कम से कम जो धात्री महिला है वो 6 महीने तक अपने टाबर ने दूध पिलाए और आपनो युवा जो है वो हष्ट पुष्ट हो सके। तो महिलावा को खासकर इनमें ध्यान रखे जा रहे हैं। एक प्रश्न आवे जब अपन कार्यस्थल पर हैं तो अपनी देखभाल हो सके है, घरेलू हिंसा का नियम भी बनेड़ा है, अगर आप घर पर हैं तो आपनो काम हो सके है। लेकिन कई महिलावां जियों को आजकल को माहौल है
महिला अकेली रहना चाहे है, कई महिला शादी नहीं करे है, तो कहीं ऐसा में एक गोद लेवा को जो अधिनियम है कि आप अकेली महिला कोई टाबर ने गोद ले सके है? तो जैसे आजकल लिव इन रिलेशनशिप का भी ट्रेंड बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में कहा है कि जो महिलाएं लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं उनकी अगर संतान हो जाती है तो उनको भी प्रॉपर्टी का राइट है, वो संपत्ति है उसको प्राप्त कर सकती हैं। उसके अलावा जहाँ तक आपने बोला कि अविवाहित महिला है या गोद लेने का, तो हिंदू अडॉप्शन एक्ट है, हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम, उसमें कोई भी महिला चाहे अविवाहित हो वो किसी भी बच्चे को गोद ले सकती है। बस उस बच्चे में और उस महिला में 21 साल का डिफरेंस होना ज़रूरी है जी। 21 साल का अंतर होने पर कोई भी महिला किसी भी बच्चे को गोद ले सकती है। जी हाँ, कि आपकी उम्र इतनी हो कि आप एक टाबर ने संभाल सको हो और टाबर इतना छोटा हो कि आपने अपनी माँ का रूप में ग्रहण कर सके हैं। तो आगे एक जो की पहल है अपना बहुत सारा, जैसे कि महामारी के टाइम में भी बहुत सारा बच्चा अनाथ हो गया है, तो आप कोई भी टाबर ने गोद लेकर आपनों भी जीवन अच्छो कर सका हो और टावर की भी जीवन सुरक्षित कर सका है। जब आप खदान में काम कर रही महिलाओं का स्वास्थ्य की बात आई है, तो जैसे बहुत सारी बीमारी अपना फेफड़ा से संबंधित हो जावे हैं या अपना शरीर पर कोई अलग सी प्रभाव भी खदान में काम करता बने, तो भी समय ऐसी कोई सुविधा मिले है या ऐसी कोई मेडिकल लीव या अपना इलाज में कोई आपने रियायत दी जावे है सरकार की तरफ से, जो महिला खास कर खदाना में काम कर रही हैं? जो खदानों में काम कर रही हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने ये कर रखा है कि जैसे गवर्नमेंट में तो उन्होंने RGHS का प्रावधान कर रखा है, और जो ये खदानों में इनमें जो काम कर रही हैं तो उनके लिए भी सरकार द्वारा मेडिकल योजनाएं कई बनाई हुई हैं जिनके अंदर निःशुल्क आप मेडिकल सुविधाएं निःशुल्क क्लेम हैं वो सब ले सकते हैं। जी हाँ, कि आप विधिक जागरूकता की बात कर रहे हैं लता जी, तो आपने कहीं लगे है कि विधिक जागरूकता अगर महिला में आ जाए तो कहीं महिला सशक्त बन सके है? विधिक जागरूकता से अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा सशक्त हो सकती हैं। पहले के मुकाबले बहुत कुछ फ़र्क आया है, बहुत ज़्यादा महिलाएं सशक्त हुई हैं उन्हें, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी भी महिलाएं, उन्हें प्रॉपर कानून का ज्ञान नहीं है कि हमें ये चीज़ हम ये करेंगे तो हम ये इस तरह का कुछ कर सकते हैं। हाँ जी। तो इस तरह से अभी आप देखेंगे तो गरिमा हेल्पलाइन है, वो गवर्नमेंट ने बना रखी है, 1090 नंबर है गरिमा हेल्पलाइन का। तो किसी भी महिला के साथ राह चलते हुए कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो टैक्सी में कहीं जा रही है, टैक्सी वाले के द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है या रास्ते चलते हुए कोई भी तरह की दुर्व्यवहार हो रहा है, तो वो मोबाइल के अंदर एक हेल्पलाइन नंबर 1090 पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। तुरंत पुलिस आती है और उसके साथ जो व्यवहार हुआ है उसको हटाते हुए और उसको उसकी प्रति कोई भी कार्रवाई कर सके हाँ हैं। जी। तो ये बहुत ही चौकी बात बताएं कि 1090 एक ऐसा नंबर है, अगर महिला ने कभी भी कोई परेशानी हो रही है, अगर आप घर में हो, अपना कार्यस्थल में हो या आप कोई रास्ता में हो, आपके साथ की भी तरह को कोई दुर्व्यवहार हो रहे हो, आपकी कोई परेशानी है, तो आप 1090 यानी 1090 पर कॉल कर सको हो और आपने शिकायत दर्ज करा सके हो और तुरंत प्रभाव से आपने सहायता मुहैया हो जाएगी। आजकल ये बहुत ही सही बात है कि अगर महिला सड़क पर चल रही है तो भी के साथ कई छेड़छाड़ की बात आ जावे। जब आप घर में तो महिला ने सुरक्षित कर लियो है, कार्यस्थल पर कर लियो है, लेकिन जब खुला बाजार है भी में सुरक्षित करवा के लिए कमी रह जावे है। तो ऐसे में 1090 एक ऐसा नंबर है जो आपने आसानी से याद हो सके है, आप इन्हें डायल कर सका और सहायता मिल सके है। आपने महिला की जो संपत्ति की बात करी है, वृद्ध महिला की संपत्ति की बात करी है, तो कई बार ऐसा हुआ है कि भाई महिला को खुद को मकान है, पति की मृत्यु हो गई है, यानी विधवा महिला की अगर आप बात करा तो कहीं भी ने अपनी ससुराल की संपत्ति पर भी हक बने हैं। विधवा महिला है यदि कोई, तो उसको अपने पति की जगह जो प्रॉपर्टी मिलती उस उतनी परसेंटेज तक का राइट है कि उस प्रॉपर्टी से विभाजन करवा के अपने नाम करवा सकती है। दूसरा, विधवा जो पुत्रवधू है वो अगर कुछ भी जॉब में नहीं है, कोई भी कार्य नहीं कर रही है, उसके भरण पोषण की कोई साधन नहीं है, तो वो अपने ससुर तक से भरण पोषण की मांग कर सकती है। जी,
तो अगर आपको पति नहीं है तो आपका जो ससुराल पक्ष है वो आपने भरण पोषण के लिए जिम्मेदार हाँ हो जी। सके हैं। तो भाई विधिक जागरूकता की बात है तो महिला अगर अपनी ई के लिए जागरूक हो जाए, अपने अधिकार और कानून के प्रति सचेत हैं और आपने जानकारी है कि बी को उपयोग आपा किया करा तो आपा सशक्त हो सका, चाहे आप घर में हैं, दफ्तर में है या आप कोई कामकाजी महिला हो। लता जी थे अपना कार्यक्रम में आया और इतनी चोखी जानकारी विधिक जागरूकता के ऊपर महिलावां ने दी, बी के लिए थाने धन्यवाद देना चाहा। और आज मैं चाला हाँ भाई सशक्त होबा की जरूरत है, जानकारी की जरूरत है और भी ने उपयोग क्या करना है भी आपने जानना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलांगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम सा।